नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है हेमंत को कमान, कांग्रेस क्यों परेशान। जी, हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश बीजेपी की कमान मिल गई है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के नए कप्तान बने, कांग्रेस ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाते हुए इसे परिवारवाद बताया और चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए, जिस पर खुद हेमंत खंडेलवाल ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस इस तरह के चुनाव नहीं करवा सकती, इसलिए वो आरोप लगा रही है। खैर, हेमंत के कप्तान संभालते ही परिवारवाद पर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी के नए कप्तान बने हेमंत खंडेलवाल। कांग्रेस ने परिवारवाद के दागे सवाल। ये तस्वीरें प्रदेश बीजेपी में हेमंत युग की शुरुआत की। बैतूल से आने वाले हेमंत खंडेलवाल प्रदेश बीजेपी के नए बॉस चुन लिए गए हैं। संघ और सीएम के करीबी खंडेलवाल को बीजेपी की कमान मिलते ही इस पर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने खंडेलवाल को मिली इस जिम्मेदारी को परिवारवाद से जोड़ा। दरअसल हेमंत खंडेलवाल के दादा और पिता भी सांसद रहे, लिहाजा अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी परिवारवाद के बिना नहीं रह सकती। पीसी शर्मा ने तो इस चुनाव को ही अलोकतांत्रिक बता दिया। हेमंत खंडेलवाल जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये बैतूल से सांसद रहे हैं और विधायक रहे हैं। इनके पिताजी भी सांसद रहे, इनके दादा भी सांसद रहे, तो ये परिवारवाद चला है। सांसद का बेटा सांसद का बेटा सांसद और वो प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी ये हुई कि नाम आया, जैसा मुख्यमंत्री जी कहा था वैसे ही आया, चिट आई और मुख्यमंत्री जी ले गए उनको मंच पर, ये अध्यक्ष हो गए। कोई चुनाव नहीं। बीजेपी पर परिवारवाद के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगे तो इस पर सियासत गर्मा गई, और गर्माई भी क्यों ना। कांग्रेस में परिवारवाद के ऐसे कई उदाहरण हैं। सिंधिया, मिलिंद देवड़ा तो वो पीढ़ी है जो अब उनके साथ नहीं है, लेकिन किसी वक्त वो कांग्रेस की शोभा हुआ करते थे। वही वर्तमान में केंद्र से लेकर प्रदेश में कांग्रेस में नेता पुत्रों की भरमार है। वही बीजेपी ने पीसी शर्मा के वार पर पलटवार किया। इधर हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि उनका परिवार कई दशकों से कांग्रेस से लड़ता आ रहा है। ये सब उनके बस की बात नहीं। हजारों कार्यकर्ता और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना ये भाजपा की बात है, कांग्रेस के बस की ये बात है। एक कहावत है कि शीशे के घरों में रहने वाले लोग दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। आज भी पीसी शर्मा के बयान पर ये कहावत सटीक बैठ रही है। बीजेपी भी सवाल पूछ रही है कि जीतू पटवारी किस चुनावी प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष बने। खैर, कांग्रेस ने परिवारवाद का राग छेड़कर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। हालांकि अब देखना होगा कि परिवारवाद पर शुरू हुई ये जंग कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस परेशान है? दूसरा सवाल, क्या परिवारवाद के आरोप लगाकर कांग्रेस बीजेपी पर दबाव बनाना चाहती है? और तीसरा सवाल, खुद परिवारवाद के आरोप में घिरी कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को कितना घेर पाएगी? तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन और वरिष्ठ पत्रकार ललित उपन्यु। बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो हर्ष भाई, सबसे पहले आप ही के पास, इसमें आपको कहाँ से परिवारवाद दिख रहा है? क्योंकि हेमंत खंडेलवाल ने तो खुद कहा कि 1930 में उनके दादा ने एक पार्टी बनाई थी और कांग्रेस के उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी बन गई थी, तब उनके प्रत्याशियों को हराते थे। और वो जब सांसद बने थे, वो उपचुनाव में बने थे पहली बार जब उनके पिता विजय खंडेलवाल का निधन हो गया था। मनोज जी, परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा रहा है। हमेशा कांग्रेस को टारगेट करती हुई है कि कांग्रेस परिवारवाद को आगे बढ़ाती है। आज जबकि असलियत ये है कि परिवारवाद दुनिया की हर चीज में, हम ये मानते हैं, कांग्रेस में होने के बावजूद भी हम मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता की पार्टी
के प्रवक्ता में क्या इतनी हिम्मत है, वो मानेंगे कि परिवारवाद है? हाँ है परिवारवाद, दुनिया की कौन सी चीज में नहीं होता। आज अनादि टीवी का जो मालिक है वो भी चाहेंगे कि उनके बच्चे आगे मीडिया हाउस खोले, या कोई एक बड़ा बिल्डर है वो भी चाहता है कि भैया आगे जाके मेरा बच्चा बिल्डर बने। डॉक्टरों के घर में भी होता है, सचिन तेंदुलकर का लड़का भी क्रिकेट खेलने आया है, तो नेताओं के घर में भी। लेकिन थोड़ा सा अंतर है ना कि लेकिन हम इसका ढोंग नहीं करते मनोज जी, ये थोड़ा माननी सा पड़ेगी आपको बात। डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर ही पढ़ना पड़ेगी। अगर वो नहीं पास होगा है MBBS तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। नेता के बिल्डर का लड़के को बेटा भी चुनाव के बिल्डर मैदान के को बेटे उतरना में अगर पड़ेगा। थोड़ी सी ज्ञान नहीं होगा तो वो ऐसी बिल्डिंग बनाएगा कि या तो पहली बारिश में वो गिर जाएगी, या जो भोपाल के इंजीनियरों ने जो 90 डिग्री का पुल बनाया वो ऐसा कोई एक नमूना बना देंगे जो देश दुनिया में जिसकी चर्चा होगी। सचिन तेंदुलकर ने भी सचिन तेंदुलकर ने भी बेटे को इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल नहीं करवा पाया। मैं आपको बोलूंगा, परिवारवाद से आप अपने आगे वाली जनरेशन को सिर्फ एक बेनिफिट मिल सकता है कि आप उसको लॉन्च कर सकते हो। अगर उसमें काबिलियत होगी तो वो उसके आगे बढ़ेगा। नेता भी अपने बच्चे को सिर्फ लॉन्च कर सकता है, लेकिन आगे उसको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, चुनाव में जनादेश पाना पड़ेगा, तो ही आगे राजनीतिक करियर आगे बढ़ेगा। वैसे ही हम ये बात मानते हैं, लेकिन भारतीय मूल मुद्दे की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित करते थे, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। आज मैं इनके केंद्र मंत्रालय में राजनाथ सिंह का लड़का MLA है, सुषमा स्वराज जी की लड़की बांसुरी स्वराज सांसद है, अनुराग ठाकुर भी किसके लड़के हैं सबको पता है। आज जहां पे चुनाव में संगठन इनने चुनाव करवाया, शेजवलकर साहब खुद MP रह चुके हैं, उनके लड़के विवेक शेजवलकर साहब संगठन चुनाव अधिकारी थे। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पे परिवारवाद को उनने आगे बढ़ाया है। लेकिन ये हर समय चुनाव के समय क्या बोलते हैं, हम परिवारवाद में यकीन नहीं रखते। अगर नहीं रखते होते तो आप मेरे को एक काबिलियत बता दीजिए, जय शाह की, जिनको आपने BCCI का अध्यक्ष बना दिया था। अरे जय शाह तो सही से बल्ला भी नहीं पकड़ पाते, वो तो शरद पवार भी नहीं पकड़ पाते थे, या राजीव शुक्ला भी नहीं पकड़ पाते होंगे। लेकिन शरद पवार को किसी ने बनाया नहीं था, वो अपनी काबिलियत से पहुंचे थे ना। यही तो संकट है सबसे बड़ा। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। प्रियंका जी, परिवारवाद पर आप लोग लगाते हैं आप लोग, और वो तो लाइन गिना दी उन्होंने आपकी फहरिस्त। मनोज जी, एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ है, और मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे हर्ष भाई ने स्वीकार किया कि हाँ, हमारी पार्टी में तो परिवारवाद है। बिल्कुल ठीक है, ये होता भी है। डॉक्टर चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने, वकील चाहते हैं कि वकील बने, ये भी मैं सहमत हूँ इस बात से, उनके 100% सहमत हूँ। परंतु डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस क्लियर करता है बच्चा तो डॉक्टर बन पाता है, अदरवाइज वो वहां पे भी फेल है। वकालत का तजुर्बा बहुत कठिन है, उस पर तो चर्चा करना अभी निरर्थक हो जाएगा। तो अगर काबिलियत है और अगर कोई क्षेत्र में सक्रिय है और जनता की स्वीकार्यता है, उसके बाद अगर वो सदन तक पहुंचता है, तो फिर भी मैं ये मान सकती हूँ कि वहां तक वो चीज उचित है। परंतु जहां स्वीकार्यता ना हो और जिनके नेतृत्व में लगभग 89 इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हार चुकी हो और सर्जन की जगह विसर्जन होता चला जा रहा हो, और उसके बाद भी लोग उन्हीं का अनुसरण करते चले जाएं, यहाँ पर परिवार बड़ा दुखद हो जाता है। 4 लाख वोटों से जीते माननीय राहुल गांधी जी, आपके प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोटों से जीते। अब मैंने कुछ कहा नहीं, आप उड़ता तीर ले रहे हैं तो लेते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप उड़ता तीर ले रहे हैं, लेते रहिए, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं तो जो सत्य है वो कह रही हूँ। आप अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो ये बात सही है। माधवराव सिंधिया जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज बहुत अच्छे से मंत्रिमंडल को भी संभाल रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, कोई आप दिक्कत नहीं है। अर्जुन सिंह जी के बेटे अजय सिंह जी भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह जी जब आवाज खोल देते हैं उनके भाई, तो आप लोग पार्टी से बाहर कर देते हैं उन्हें। क्या गलत कहा था उन्होंने? अगर उन्होंने ये कहा, और उन्होंने नहीं, ये तो आपके आजाद साहब ने भी कहा है कि भाई जो व्यक्ति इलेक्शन नहीं फाइट कर सकता, जिसके अंदर राजनीतिक गुण नहीं है, तो क्यों उसको बेवजह राजनेता बनाने के आप तुले हुए, लेकिन आपने उनको भी बाहर कर दिया। तो सत्य बोलने की ऐसी सजा तो मत दीजिए। जो मानते हैं, जिनका अनुभव है, ये आपकी पार्टी के अनुभवी लोग हैं। चाहे अगर मैं बात करूं प्रमोद कृष्णन जी की बात करूं प्रवक्ता के तौर पे, उन्होंने भी ये बात स्वीकार करी कि वो उस स्किल के नेता नहीं है जिस स्किल पे आप उनको लॉन्च करना चाहते हैं। उनकी भी छोड़िए, सीताराम केसरी जी एक मंजे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ आप लोगों ने क्या किया? क्या वो न्यायोचित था?
मैं एक कार्यकर्ता के नाते, और आप भी एक कार्यकर्ता हैं, मैं ये आपसे तो उनकी सवाल पार्टी करती का हूँ। इंटरनल मामला है ना, ये तो इन पर छोड़ दीजिए आप। बिल्कुल इंटरनल है, बिल्कुल इंटरनल है, परंतु हमारे इंटरनल पे बोलेंगे तो फिर तो जवाब देना पड़ेगा। नहीं, हम अपने इंटरव्यू पे नहीं बोल रहे, आप आपका बिल्कुल ढोंग बोलिए, उजागर कर रहे हैं, आपने जो तो आप ढोंग हमारी रखते हैं हमारी कि हम पूरी परिवारवाद निर्वाचन प्रक्रिया को को नहीं आपके मानते नेताओं हैं, ने हम गलत कहा। हम समावेशी आप पार्टी हैं। आज मनोज जी, जी अभी मैं आ रही आप अगर आप आशीष जी, इतिहास अभी देखेंगे, तो मैंने 74 बोलना साल शुरू का किया इतिहास है। है संघ और भारतीय जनता पार्टी का। मैं कल वही कह रही हूँ, एक आपका लिस्ट, इतिहास भी तो देख नहीं, लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का भी मोतीलाल नेहरू 44 जी, साल का है, एक क्योंकि मिनट, 1980 में बनी मैं है। जनसंघ और भारतीय जनसंघ के जनता साथ। बोल रहा हूँ, 74 साल का है। जी, जनसंघ और मनोज जी, 1951 में एक चालू मिनट। हुई थी जनसंघ। एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है अच्छे आशीष सुनाई, जी, सबको समझ में आएगा। आशीष जी जी, अभी तो मैं मुद्दे पे आई हूँ, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक तो सुनिए। मोतीलाल नेहरू जी अपनी बागडोर संभालने के लिए दे देते हैं नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद में राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी के बाद में सोनिया जी, सोनिया जी के बाद में आप लोगों ने किस तरीके से आपने लॉन्चिंग करी है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि परिवारवाद किस पार्टी में किस हद तक। मेरे को बताइए, आप अगर संगठनात्मक दृष्टि से मैं आपको चुनौती देती हूँ कि क्या सीताराम केसरी जी की लीडरशिप के आगे सोनिया गांधी जी लीडरशिप में बेहतर थी? आप खुद बताइए, आप लोगों ने किस तरीके से दूसरे लोगों का दमन किया। बिल्कुल, ये मैं जवाब गलत। ले लूं प्रियंका जी। अगर जी वो पार्टी फाइट करके आती और उसके बाद अगर वो इलेक्ट होती तो समझ में भी आता। इंदिरा गांधी जी को किस तरीके से उन्होंने क्या आपातकाल लगा के किस तरीके का दमन चक्र चलाया, संविधान का संशोधन किया, वो भी सबके सामने है। तो ये कब तक जी चलेगा? बताइए हाँ, हर्ष आप जी। मेहनत जी कीजिए, मैं तो जवाब ले आपको भी लूं समझ प्रियंका जी में- आपकी बात का। जी हर्ष जी। बिल्कुल। मेरा सवाल इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है, हाँ या ना? बताइए प्रियंका जी। हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए, फिर मैं आपको नाम अगर गिनाता हूँ अलग जनता से की भी। स्वीकार्यता है तो बिल्कुल है। अगर जनता की स्वीकार्यता नहीं है तो राहुल महाजन जी बाहर हैं। आप देखिए, राहुल महाजन जी बाहर हैं। पर लेकिन अगर उनकी बहन तो है, उनकी बहन तो है ना। स्वीकार्यता की मैं बात कर रही हूँ, परंतु आप लोग ने ऐसा राहुल महाजन राहुल महाजन को कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा आप है लोग पॉलिटिक्स देखिए, में, जनता तो की कहां से स्वीकार्यता आएंगे? ना होने के बावजूद भी आप लोग पिंकी और पप्पू चलिए मैं दोनों आऊंगा को लांच करने ललित लगे। जी। ये जो परिवारवाद है और तमाम सारे मुद्दे चुनावी मुद्दे बन के रह गए, या आपको लगता है इसकी कोई गंभीरता बची है? मनोज जी, क्योंकि अगर ये मैं आऊंगा हर्ष भाई, दोबारा आऊंगा आपके पास। अगर ये मैं आऊंगा, ऐसे शब्द बोलेंगे मैं आऊंगा दोबारा तो आपके पास। मेरे पास आपके नेताओं के लिए मैं बहुत मैं शब्द है। प्रियंका मैं हर्ष जी, भाई आप आऊंगा, एक ललित जी को राष्ट्रीय सुन पार्टी लीजिए, के प्रवक्ता हैं, मैं आऊंगा आपके आप पास थोड़ी दोबारा। भाषा की मर्यादा तो रखें ये और जो नहीं अपने आता हिसाब तो से फिर ऊपर सुविधा की जाके पढ़े। राजनीति हो जाती है, फर्जी डिग्री लेके मत आए यहाँ वो पे। फिर अपने अपने हिसाब से उसको जस्टिफाई करने का प्रयास हो जाता है। लेकिन अगर एक नेता है जिसके पिता का निधन हो गया और जिसने अपने आप को साबित किया है कि उपचुनाव लड़े, हालांकि वो लड़ना नहीं चाहते थे, ये खुलासा शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन संगठन और कार्यकर्ताओं की जित पे उनको चुनाव लड़ाया गया था। हालांकि बाद में वो 2 चुनाव जीते विधायक के, एक हारे भी, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसको हम क्या परिवारवाद मान सकते हैं? देखिए मनोज जी, दोनों पार्टियों के परिवारवाद में एक बुनियादी फर्क है। जी कांग्रेस का जो परिवारवाद है वो प्लेन से प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला है, प्लेन से उतार के प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला है। बिल्कुल। और बीजेपी का जो परिवारवाद है परिवार, बहुत सारे नेताओं के बच्चे बीजेपी के भी विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, लेकिन उसके पहले बीजेपी उनको बहुत लंबा तराशती है। ये शायद कांग्रेस इसलिए ये आरोप लगा रही है कि वो पिताजी खंडेलवाल है, इसलिए खंडेलवाल अध्यक्ष बन गए तो वो परिवारवाद हो गया। हमें समझना पड़ेगा कि हेमंत खंडेलवाल 1996 से 2004 तक बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बिल्कुल। जब तक उनके पिताजी सांसद रहे वो पार्टी का झंडा उठाते रहे। जब पिताजी का निधन हुआ उसके बाद वो विधिवत पार्टी में आए थे। उसके बाद उनको जो भी विधायक या सांसद बनाया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, शायद कांग्रेस को ये, साथियों को मेरे पता नहीं होगा कि उनका बीजेपी के सहयोगी संगठनों में बहुत गहरा कामकाज का इतिहास है। वो बिल्कुल। लो प्रोफाइल रहते हैं, एकदम खुल के इस तरह से नहीं आते हैं कि अपना मीडिया परिवार बना लें, अपना मीडिया पूरा नेटवर्क बना के हर चीज को। तो बीजेपी की नजर में वो एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता को तराशते हैं। और राजनीति में आने के 18वें साल में अध्यक्ष बने भाई। फिर कह रहा हूं मैं, प्लेन से उतार के प्रधानमंत्री नहीं बनाया उनको, जी या उनको किसी फैक्ट्री से कि भाई पिताजी की फैक्ट्री संभाल रहे थे या पिताजी का कोई कारोबार संभाल रहे थे और लाके अध्यक्ष बना दिया। ऐसा नहीं हुआ। 18 साल उनको तपाया है और 8 साल उन्होंने खुद तपे हैं अपने पिताजी के बाद। इसलिए इसको अपन ये कह दें कि साहब वो दादाजी खंडेलवाल भी सांसद थे, पिताजी भी सांसद थे, इसलिए ये परिवारवाद है, तो मैं थोड़ा सा अपने कांग्रेसी मित्र से असहमत हूँ। पहली बात है। दूसरी बात, उनका कहना यह है कि साहब वो इनके बच्चे, अगर उसमें डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, आपने बिल्कुल सही बात की कि डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगी। और जो मैडम जो कह रही है मैं उनसे सहमत हूँ कि साहब स्वीकार्यता तो होना चाहिए ना पब्लिक में।
आपके आपके जो नेता हैं वो ही स्वीकार नहीं है राष्ट्र में। आप अभी मेरे मित्र सहयोगी हर्ष भाई कह रहे थे कि साहब वो 4.5 लाख वोट से जीते। अरे भाई वो 50,000 से हारे भी हैं। इसका मतलब, और उसी जगह से आ रहे जहां उनके पुरखे लड़ते आ रहे थे। आप पार्टी चुनाव की इंदिरा बात, गांधी पार्टी हारी है, चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी हारे, लेकिन क्या मेरा लोकप्रिय नहीं निवेदन थे ये वो? है कि आप परिवारवाद किसको कहते हैं? आप पार्टी पे आपका कब्जा, एग्री, आपका सीटों पे भी कब्जा है। रायबरेली से हम ही लड़ेंगे, अमेठी से हम ही लड़ेंगे, और वायनाड से अगर हमने सीट छोड़ी तो हम ही लड़ेंगे। ये थोड़ा सा ठोस एक्चुअल परिवारवाद है, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी में बहुत सारे नेताओं के पुत्रों के टिकट काट दिए जाते हैं क्योंकि जनता उनको हरा चुकी होती, कबूल नहीं करती। वो फिर ये नहीं अनंत देखते कुमार कि केंद्रीय मंत्री थे, उनका पिताजी, निधन हुआ दादाजी तो थे उनकी या पत्नी को टिकट नहीं मिला, किसी नए नहीं मिला। कार्यकर्ता बहुत सारे शुरू ऐसे ढेरों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार ये बीजेपी के इनके पिताजी या भाई या जो भी थे परिवार में लंबे समय तक काम किए, लेकिन ये नहीं जीतेंगे। मैंने देखा, प्रकाश सोनकर जी हमारे यहाँ से मंत्री थे मध्य प्रदेश से, उनकी पत्नी को एक बार लड़ाया, हार गई, उसके बाद बीजेपी ने उनको पॉइंट अप कर दिया, ये नहीं जीतेंगी। बिल्कुल। राजेश सोनकर को लाए, फिर तुलसी सिलावट आ गए तो उनको लाए। तो ऐसा बीजेपी में परंपरागत की हार रहे हैं या जीत रहे हैं, चुनाव लड़ाते चलो, टिकट देते चलो, ये कम से कम बीजेपी में मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जी। दोनों के परिवारवाद में फर्क है। और कांग्रेस जो परिवारवाद का आरोप लगाती है, मुझे लगता है कि ये आत्मरक्षा से अच्छा है आक्रमण कर दो। वो तो फंसे पड़े हुए हैं परिवारवाद में, इसलिए अच्छा है कि अपन बीजेपी पे आरोप लगाना शुरू कर दो, तो साला कुछ तो संतुलन बनेगा। बिल्कुल। तो शायद हर्ष मेरा भाई, आपने सम्मान सुन नहीं। लिया ना क्या अंतर है। और एक और चीज है जो पीसी शर्मा ने भी कहा था कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, तो आपके यहाँ तो ये प्रक्रिया भी नहीं अपनाई जाती है कि जीतू पटवारी हो, कमलनाथ हो, उसके पहले कांतिलाल भूरिया हो, अरुण यादव हो, सुरेश पचौरी हो, और ऐसे भी तमाम उदाहरण है आपकी पार्टी में कि दूसरी पीढ़ी की पहली। सुनिए तो, सवाल तो सुन लीजिए। अरे सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। 2 मिनट का समय मैं देंगे तो बिल्कुल मेरे को दूंगा, बोलने लेकिन मेरा सवाल तो सुन लीजिए। लेकिन ऐसे भी उदाहरण है कि दूसरी पीढ़ी वो ही आपके साथ नहीं चली है। अगर गांधी परिवार, नेहरू परिवार छोड़ दें तो खुद अरुण नेहरू ने छोड़ दी थी पार्टी, जतिन प्रसाद हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सचिन पायलट कभी लगता जा रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसे तमाम उदाहरण आपके यहाँ। उनके यहाँ तो कम से कम 3 पीढ़ी से चल तो रहा है एक ही पार्टी में। जी मनोज जी, देखिए आपने जो सवाल पूछा, आज बेसिक डिफरेंस आप समझिए। कांग्रेस एक लीडर बेस्ड पार्टी रही है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं। जी। लेकिन आज कांग्रेस की खासियत आप देखिए, हम संगठन सृजन अभियान कर रहे हैं, लेकिन हम ढोंग नहीं से चुनाव होने। आज हमारे यहाँ भी पर्यवेक्षक बने गए हैं और बहुत सीनियर लीडर्स बनाए गए हैं जो अलग अलग जिलों में गए हैं। मतलब एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एक्स यूनियन मिनिस्टर्स, स्टेट प्रेसिडेंट, ऐसे इस कैडर के लोगों को एक एक जिले में भेजा जा रहा है और वो रायशुमारी कर रहे हैं। एक छोटा सा अंतर है ना हर्ष भाई कि आपके जिले के चुनाव में आपके मारपीट के 3 किस्से आ गए। उनके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव शांति से निपट गए। आप देखिए जिले की तो बात छोड़ दीजिए। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अलोकतांत्रिक ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है। विश्व की, ऐसा नहीं है कि इंदौर की या इंडिया की सबसे, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास एक कैंडिडेट नहीं मिला जो हेमंत खंडेलवाल के सामने चुनाव की प्रक्रिया में उतर सके। हार और जीत अलग विषय है, एक कैंडिडेट तो होना चाहिए सामने। या हो सकता है कि कैंडिडेट था, मन था, नरोत्तम मिश्रा जी का मन था, भदौरिया जी का मन था, लेकिन ये बढ़िया आप जनता का मन नहीं पढ़ पा रहे हो, नेता का मन पढ़ ले रहे हो आप कि इनका मन था, उनका मन था। भारतीय जनता पार्टी में आज की असलियत कि ये ढोंग रचते हर चीज का। इनने अपने चुनाव को, संगठन पर्व को भी एक इवेंट बना दिया और वोटर्स बोले कि पूरे मध्य प्रदेश में 379 लोग हैं जो मत डालेंगे। अरे मत किसने डाला? जब कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हो तो मत कैसे डालेंगे? तो आप ये बात समझें, सब ऊपर से डिसाइड होता है यहाँ पे भी। और ये वही तो पूछ रहे हैं, मैं जवाब ले लेता हूँ। प्रियंका जी, जी प्रियंका जी जवाब दे दीजिए। आपका ऊपर से डिसाइड होता बता रहे हैं। हमारा कहाँ से डिसाइड होता है वो तो हम देख लेंगे, परंतु जिस पार्टी का ये दम भर रहे हैं, वर्टिकली 63 टाइम्स डिवाइड हो गई और क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर हो गई। इतना इनका लोकतंत्र मैनेज था। और तो और अगर मैं बात करूं, विधानसभा में जो व्यक्ति ये कहता है पार्टी गई तेल लेने, उसको आप लोग पारितोषिक देकर के प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, तो पार्टी के प्रति उसकी कितनी निष्ठा है, कितनी आस्था है, ये तो वो खुद अपने वीडियो में स्वीकार कर रहा है। मुझे या मनोज जी या ललित जी, क्योंकि आपका अगला आरोप ये आएगा कि यहाँ पर 3 प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए, तो मैं वो भी क्लियर कर दूं क्योंकि आप लोग ये आरोप लगाने में भी देर नहीं करते। तो आप देखिए, जो लोग ये कहते हो पार्टी गई तेल लेने और उसको आप प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, तो उसका कार्यकर्ता
क्या अनुसरण करेगा, ये अब आपको विचार करना चाहिए। हम पे आरोप लगा देने से आपकी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमारे यहाँ कितने कैंडिडेट का मन था नहीं था, परंतु आपके जो पर्यवेक्षक जो आए बुरहानपुर के पाटिल साहब महाराष्ट्र से जो आए थे, वो खुद भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी की कल सदस्यता ले ली, उन्होंने आपका कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। तो ये है पार्टी की निष्ठा, अनुशासन, जिससे प्रभावित होकर के खुद आपके लोग भारतीय जनता पार्टी में विलय तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारी पद्धति और हमारे स्ट्रिक्ट अनुशासन को भी स्वीकार कर रहे हैं। उनको कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि कार्यकर्ता का मानस पढ़ना, उसको अनुशासित रखना और सर्व समावेश के साथ में, सबकी सहमति के साथ में किस तरीके से एक आम राय तैयार की जाती है, ये उदाहरण अभी हमारे चुनाव ने दिखा दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि कई लोग जो थे वो चाहते होंगे, लेकिन सबके बीच में जो समावेश बना करके एक नाम निकाल करके लाना, यही संगठन और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है कि निर्विरोध किसी को चयनित करना छोटा सा और जवाब सारे देना लोग चाह उसके रहे थे साथ हर्ष खड़े भैया हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने देखिए, कमलनाथ जी भारतीय जैसे जनता मजबूत पार्टी नेता को भी अध्यक्ष बनाया, तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष आपको बनाने पड़ गए थे मजबूरी में ही सही। देखिए मनोज जी, आज असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की समावेशिता की आप बात करें, 74 साल का जो इतिहास है जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कंबाइंड, जनता उसमें पार्टी आज रही तक बीच में इन्हें कुछ एक समय भी, जी। हाँ, मध्य प्रदेश में एक भी आदिवासी लीडर नहीं दिया, आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष नहीं दिया। नंद कुमार साय रहे हैं, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, नंद कुमार साय रहे हैं, आदिवासी नहीं है, आदिवासी है नहीं नंद कुमार साय। पिछड़ा और पिछड़ा अरे नंद कुमार साय आदिवासी थे, ब्रजलाल वर्मा पिछड़ा वर्ग के थे, 2 बार थे आपातकाल के समय। उसमें मैं आपको एक और बात, 6.5 कुल मिला के 74 साल में सिर्फ 6.5 साल का रहे हैं जहां पे पिछड़े और ओबीसी को मिला है, वो भी टुकड़ों में मिला है। एक आपकी जानकारी और दुरुस्त कर दूं, एक शिवभानु सिंह सोलंकी भी थे, जो जिनको बहुमत से नेता चुना गया था, लेकिन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह बन गए थे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लीजिए आपकी भी, क्योंकि समय की कमी है। ये केवल एक चुनावी मुद्दा है, या ये जो आरोप कि हमारा संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका ठीक नहीं कर रहा, तो हर एक संगठन की अपनी विशेषता, वो उसके हिसाब से ढलता है, उसके हिसाब से काम करता है। बिल्कुल, उनका अपना डिसिप्लिन है, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई खड़ा हो जाता तो बीजेपी उसको हाथ पकड़ के बिठा देती। क्योंकि सन 2000 में जब विक्रम वर्मा को अध्यक्ष बनाने का बीजेपी ने तय किया था, तो शिवराज जी ने अपना मत रखा था कि मैं भी लड़ना चाहता हूँ। उसके पहले लिखीराम अग्रवाल, सुंदरलाल पटवा, हाँ, उनको हाथ पकड़ के शिवराज जी ने बिठाया नहीं था, बकायदा वोटिंग हुई थी, और उसके बाद विक्रम वर्मा चुनाव जीते थे। और दूसरा ये बता दूं कि बीजेपी ने एक डिसिप्लिन के तहत सबको बुलाया था। मेरे खुद के इंदौर शहर से 16 प्रतिनिधि भोपाल पहुंचे थे, उनसे कहा गया था कि चुनाव की नौबत आए तो वोट डालना है आप। 16 लोग इंदौर से भी गए थे जो प्रतिनिधि है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सबसे कह दिया था अपने अपने घरों सब तय हो गया, हेमंत खंडेलवाल तय हो गए, आप लोगों को भोपाल आने की जरूरत नहीं। सारी फॉर्मेलिटी हुई है, मेरी पूरी जानकारी में, मैंने खुद ने उस पर स्टोरी की, इसलिए मुझे जानकारी है। जी चलिए, अब इस पे ऐसा विषय इस पे लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो हेमंत को कमान कांग्रेस क्यों परेशान? हो सकता है नया अध्यक्ष है, भी नया नया काम काज है, लेकिन एक शुरुआत हम देखते हैं कि जब कोई सरकार बनती या कोई नया मुखिया किसी संगठन में आता है तो एक हनीमून पीरियड होता है। लेकिन कांग्रेस ने तो हेमंत खंडेलवाल के कमान संभालने के पहले उन पर आरोप चस्पा कर दिए हैं। बीजेपी ने पलटवार किया है, लेकिन ये परिवारवाद का मुद्दा और अपने अपने संगठनों के चुनाव की जो बात हो रही है, वो कहाँ तक आगे जाएगी, और क्या कांग्रेस आपके बाद इस पर चुप्पी सान लेगी, या बीजेपी और मुखर होगी, या कुछ नया और हमको देखने का पड़ेगा, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। मुद्दा तो है आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।